कल्पना कीजिए कि कल सुबह कोई इंसान सोकर उठता है और उसे अचानक पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा झटका है। हाँ, और इतना ही नहीं, उसी दिन सोशल मीडिया पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और उसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया है। अब ऐसे में पहली शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जाहिर है, घबराहट, पसीना आना, धड़कन का बढ़ना, मतलब शायद पूरी तरह हार मान लेना। राइट, लेकिन क्या हो अगर उस इंसान का रिएक्शन पैनिक न होकर एक बहुत ही गहरी और शांत जिज्ञासा हो? मतलब वो सोचे कि अब आगे क्या करना है। ये तो किसी सुपर हीरो फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हम कुछ ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट्स और पेपर्स के आधार पर मानसिक कवच या जिसे मेंटल आर्मर कहते हैं, उसके निर्माण पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। हाँ, क्योंकि आज का मिशन यही समझना है कि ये मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे नेवी सील्स या एलीट एथलीट्स की तरह एक सिस्टम के तहत बनाया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो आज का आधुनिक जीवन किसी मानसिक युद्ध से कम नहीं है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम जो हर पल ये महसूस कराते हैं कि हम पीछे हैं, या फिर लगातार बढ़ती आर्थिक चिंताएं। और नकारात्मक लोगों का वो शोर जो हमारे दिमाग पर लगातार हमला कर रहा है। और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो समाज ने जाने अनजाने ने एक विक्टिम मेंटालिटी, यानी खुद को हमेशा पीड़ित मानने की मानसिकता को बहुत बढ़ावा दिया है। हाँ, लोग हर चीज से आहत हो जाते हैं आजकल। राइट। आज के कल्चर में आराम या कंफर्ट की एक ऐसी लत लग चुकी है जहां इंसान हर तरह की परेशानी से बचना चाहता है। दर्द और मुश्किलों से लगातार बचने के इस प्रयास का नतीजा ये हुआ है कि इंसानों की मनोवैज्ञानिक रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग खत्म हो गई है। जिसे हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लोग एक छोटे से झटके से ही बिखर जाते हैं, जैसे उनका दिमाग कांच का बना हो। ओके, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम इस युद्ध को हार क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी कुछ मानसिक कमजोरियां हैं। हाँ, और स्रोत सामग्री में इस कांच के दिमाग के टूटने के पीछे कई कमजोरियों का जिक्र है। लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। पहली है कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, मतलब हर छोटी सी समस्या को दुनिया का अंत मान लेना। जैसे बॉस ने मैसेज किया कि कल बात करते हैं, और इंसान ने सोच लिया कि बस अब नौकरी गई। एग्जैक्टली। और दूसरी कमजोरी है बाहरी वैलिडेशन पर पूरी तरह निर्भर रहना। मतलब अहमियत इस बात से तय होगी कि आज कितने लोगों ने काम की तारीफ की। और यहीं पर हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी। दशकों तक यह माना जाता था कि वयस्कों का दिमाग एक उम्र के बाद बदल नहीं सकता। जो कमजोरियां बचपन में बन गईं, वो जीवन भर साथ रहेंगी। लेकिन अब तो विज्ञान कुछ और ही कहता है ना? बिल्कुल। असली तंत्र का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इंसान का दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है, ये विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को फिर से वायर करता है। अच्छा, तो मतलब ये किसी पुराने हार्डवेयर जैसा नहीं है जिसे बदला ना जा सके? हाँ बिल्कुल सही। ये तो एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने विचारों के अपडेट से अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट वेट, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए। क्या हम इंसान जानबूझकर खुद को इस डर के मोड में नहीं धकेलते? क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए हमेशा खतरे को ही तो भांपना होता था। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है ना? मतलब झाड़ियों में कोई आवाज हुई तो यही सोचना होता था कि वो शेर है और भागना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। हमारा दिमाग आज भी उसी जंगल में जी रहा है। हमारे दिमाग में मुख्य रूप से दो सिस्टम काम करते हैं। पहला है डर का सिस्टम, फियर सिस्टम। हाँ, जब ये चालू होता है तो दिमाग के बीचों बीच स्थित एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो पूरे शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये सिर्फ लड़ो या भागो, यानी फाइट और फ्लाइट जानता है। तो इसका नुकसान क्या है आज के समय में? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब एमिगडाला एक्टिव होता है तो वो दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को पूरी तरह शट डाउन कर देता है। रचनात्मकता ब्लॉक हो जाती है। ओह वाह, मतलब आज झाड़ियों के पीछे कोई शेर नहीं है, लेकिन ऑफिस की कोई डेडलाइन भी उसी एमिगडाला को ट्रिगर कर रही है। एग्जैक्टली। शरीर को लगता है कि जान खतरे में है। तो अगर डर का सिस्टम हमें इस सर्वाइवल मोड में डालता है जहां हम कुछ नया नहीं सोच सकते, तो वो दूसरा सिस्टम क्या है जो हमें इस कांच के दिमाग से बाहर निकाल सकता है? दूसरा है ग्रोथ सिस्टम,
जब ये चालू होता है तो दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना शुरू करता है। ये माथे के ठीक पीछे होता है, राइट? हाँ, और यही वो जगह है जहां से इंसान तर्क करता है और योजनाएं बनाता है। जब कोई खतरे के समय डरने के बजाय इस ग्रोथ मोड में जाने का फैसला करता है तो दिमाग में डोपामाइन और BDNF जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा, BDNF मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। बिल्कुल, और आसान भाषा में समझें तो ये रसायन दिमाग के लिए एक चमत्कारी खाद की तरह है। ये पुराने न्यूरॉन्स को मरने से बचाता है और नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है। वाओ, चमत्कारी खाद, ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। तो मानसिक कवच बनाने का पूरा विज्ञान इसी बात पे टिका है कि कोई व्यक्ति अपने एमिगडाला के अलार्म को कितनी जल्दी बंद कर सकता है। हाँ, और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चालू कर सकता है। लेकिन ये एमिगडाला का अलार्म बंद कैसे करें? क्योंकि जब गुस्सा आता है तो भावनाएं इतनी हावी होती हैं जैसे वही अंतिम सच हो। स्रोत में भावनाओं को रेगुलेट करने की बात की गई है, और एक लाइन थी जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। कौन सी लाइन? कि भावनाएं कोई आदेश नहीं है जिनका पालन करना हमारी मजबूरी हो, वे सिर्फ एक जानकारी या इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली। यही इस मानसिक कवच का पहला स्तंभ है, जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि कार के डैशबोर्ड पर पेट्रोल कम होने की लाल बत्ती जल रही है। तो वो बत्ती आदेश नहीं दे रही कि कार को बीच सड़क पर रोक दो। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ जानकारी दे रही है कि पेट्रोल कम है। इंसान की भावनाएं भी ऐसी ही हैं। गुस्सा ये नहीं कह रहा कि सामने वाले पर चिल्लाओ, वो सिर्फ बता रहा है कि शायद कोई नियम टूटा है। इसे काबू करने के लिए STOP मेथड का इस्तेमाल होता है। स्टॉप मेथड। S का मतलब स्टॉप यानी रुकें। हाँ। T मतलब टेक अ ब्रेथ यानी सांस लें। हाँ। O मतलब ऑब्जर्व करें कि शरीर में क्या हो रहा है, और P मतलब प्रोसीड यानी सोच समझकर आगे बढ़ें। लेकिन वेट, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। आजकल तो हम हर जगह सुनते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, उन्हें रोको मत। सही कह रहे हैं आप। एक स्पेस बनाना ताकि इंसान एमिगडाला की कठपुतली बनकर तुरंत चीखने के बजाय सही विकल्प चुन सके। और इसी का एक बहुत ही उन्नत स्तर है इमोशनल एल्केमी। इमोशनल एल्केमी? ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। ये जादू नहीं, बायोलॉजी है। जब बहुत डर लगता है तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज होती है, पसीना आता है। अब सोचिए कि जब इंसान बहुत ज्यादा उत्साहित होता है तब क्या होता है? तब भी तो धड़कन तेज होती है, राइट? शरीर विज्ञान के अनुसार डर और उत्साह का शारीरिक रिस्पॉन्स लगभग एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि दिमाग उस शारीरिक लक्षण को क्या नाम दे रहा है। ओह, मैं समझ रही हूँ। अगर धड़कन को खतरा लेबल किया तो हम डर जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर खुद से कहें कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मेरा शरीर चुनौती के लिए तैयार हो रहा है, तो आप उस डर को उत्साह और दृढ़ संकल्प में बदल देते हैं। वाओ, मतलब अलार्म का मतलब ही बदल दिया। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने भावनाओं को शांत कर लिया। अब दूसरा स्तंभ क्या है? क्योंकि सिर्फ शांत दिमाग काफी नहीं है अगर समस्याओं को सुलझाना ना आता हो। दूसरा स्तंभ है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सोचने का लचीलापन। इसे हम क्रॉस डोमेन ट्रांसफर से समझ सकते हैं। हाँ, स्रोत में इसका बहुत ही क्लासिक उदाहरण था। वो पक्षी के पंखों से प्रेरित होकर हवाई जहाज के पंख बनाना, या फिर बीजों के जानवरों के बालों पर चिपकने की प्रक्रिया को देखकर वेल्क्रो का आविष्कार करना। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही सख्त लाइब्रेरियन है। विज्ञान की किताबें अलग और कला की किताबें अलग। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो लाइब्रेरियन वहीं अड़ा रहेगा, लेकिन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है उस लाइब्रेरियन को हटाना और विज्ञान को कला के साथ मिलाकर नया समाधान खोजना। Exactly. जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे कभी एक ही विचार पर अड़े नहीं रहते। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? भावनाएं काबू में है, सोचने का तरीका लचीला है, लेकिन जब बाहरी दुनिया से कोई बहुत बड़ा भूचाल आता है तब क्या? मतलब तनाव या स्ट्रेस को तो हम हमेशा दुश्मन मानते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही हमारा तीसरा स्तंभ है, स्ट्रेस इम्यूनिटी। जब कोई बहुत ज्यादा दबाव में होता है तो उसे लगता है शरीर टूट रहा है। हाँ, पसीना आना या घबराहट होना। लेकिन अगर इसे बायोलॉजिकल नजरिए से रिफ्रेम करें तो शरीर असल में उस व्यक्ति को चुनौती से निपटने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन और एनर्जी दे रहा है। तनाव दुश्मन नहीं है, वो ईंधन है। एक मिनट रुकिए, मतलब जब मुझे किसी प्रेजेंटेशन से पहले पसीना आ रहा होता है तो मेरा शरीर ये नहीं बता रहा कि मैं फेल होने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुझे अतिरिक्त ऑक्सीजन दे रहा है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने ही शरीर के डैशबोर्ड को गलत पढ़ा है।
ये तो बिल्कुल जिम जाकर भारी वजन उठाने जैसा हो गया। कैसे? जैसे जिम में जब हम डंबल उठाते हैं तो मांसपेशियां दुखती हैं, हमें लगता है टूट रही हैं, लेकिन असल में वो मजबूत हो रही होती हैं। सही नजरिए से लिया गया तनाव हमारी क्षमताओं को अपग्रेड करता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इसे सिर्फ तनाव सहना नहीं कहते, इसे एंटी फ्रेजिलिटी कहते हैं, जहां दबाव बढ़ने पर प्रदर्शन और बेहतर हो जाता है। एंटी फ्रेजिलिटी, ओके। लेकिन क्या हो अगर वो संकट सीधे तौर पर इंसान की पहचान पर ही हमला कर दे? और यहीं आता है हमारा चौथा स्तंभ, आइडेंटिटी आर्मर। लोगों की पहचान बहुत नाजुक होती है क्योंकि वे इसे अपनी नौकरी, बैंक बैलेंस या लाइक्स से जोड़ते हैं। जैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं या मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, राइट। अगर अर्थव्यवस्था गिरी तो वे सिर्फ नौकरी नहीं, पूरा अस्तित्व खो देते हैं। इसलिए पहचान हमेशा आंतरिक सिद्धांतों और विकास पर आधारित होनी चाहिए। मतलब ये मानना कि मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा नई चीजें सीखता है, तो कोई ये पहचान छीन नहीं सकता। बिल्कुल, ये एक ऐसा कवच है जिसे कोई हथियार नहीं भेद सकता। ये सब सुने में बहुत तार्किक लगता है, थ्योरी एकदम परफेक्ट है, लेकिन असली परीक्षा तो मैदान में होती है ना। इस कवच को असल जिंदगी की आग में कैसे तपाएं? इसके लिए स्रोत सामग्री में द डेली फोर्ज का जिक्र है। जिस कवच को परखा ना गया हो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सुबह का एक रूटीन है। सुबह उठने के पहले 10 मिनट, राइट? हाँ। फोन चेक करने से पहले 4462 की ब्रीदिंग तकनीक। 4462 ये क्या है? 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 4 सेकंड रोकना, 6 सेकंड छोड़ना और फिर 2 सेकंड रुकना। ये वैगस नर्व को सिग्नल भेजकर एमिगडाला को शांत कर देता है। लेकिन यहाँ मैं श्रोताओं की व्यस्त जिंदगी की ओर से थोड़ा संशय जताना चाहूंगी। सुबह सुबह फोन चेक किए बिना बच्चों को स्कूल भेजना है, ईमेल्स हैं, इन सब रूटीन के लिए किसके पास समय है? क्या ये व्यवहारिक है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, सिस्टम होते हैं। दिन के सिर्फ 5-10 मिनट की ये कंसिस्टेंसी हफ्तों में आपके न्यूरल पैटर्न बदल देती है। ये समय बर्बाद करना नहीं, समय बचाना है। राइट, क्योंकि बाद में गुस्से में भेजे गए ईमेल सुधारने में जो घंटों लगते हैं वो बच जाते हैं। एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है स्वैच्छिक भेद्यता या वॉलंटरी वल्नरेबिलिटी। मतलब जानबूझकर खुद को ऐसी जगह खड़ा करना जहां आलोचना का जोखिम हो। हाँ, जैसे अपना कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट दुनिया के सामने लाना। जब कोई खुद को आलोचना के सामने रखता है और नहीं टूटता तो बाहरी वैलिडेशन का डर खत्म हो जाता है। और इसी का सबसे बड़ा रूप तब दिखता है जब लीडरशिप अंडर फायर की बात आती है, यानी संकट के समय दूसरों के लिए शांत और स्थिर रहना। बिल्कुल, जब इंसान अपने कवच को टेस्ट करता है तो उसका आत्मविश्वास खोखला नहीं होता। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो मानसिक कवच सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं है, ये असल में वो आजादी है जो हमें अनजान परिस्थिति में बिना डरे आगे बढ़ने की ताकत देती है। और इसका सबसे खूबसूरत पहलू है रिपल इफेक्ट। जब एक इंसान मानसिक कवच बनाता है तो उसके बच्चे, उसके सहकर्मी और आसपास के लोग अवचेतन रूप से उस स्थिरता को सीख लेते हैं। वाओ, मतलब घर में कोई संकट आए और एक सदस्य शांत रहे तो पूरा घर वो शांति महसूस करता है। एग्जैक्टली। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम सब दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़कर जाने की बात करते हैं। सही बात है। लेकिन क्या होगा अगर इंसानियत का सबसे बड़ा इवोल्यूशन और हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारा कोई आविष्कार नहीं हो? तो फिर क्या हो सकता है? क्या होगा अगर वो विरासत, वो सामूहिक मानसिक मजबूती हो जिसे हम अगली पीढ़ी को सौंप कर जाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी मानसिक मजबूती हमारे आसपास के लोगों के लिए एक सुरक्षित कवच बन रही है या हम अभी भी कांच के महल में हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक अपने दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए।